गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आइएगा हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स पढ़े थे, कुछ एक ऐसी सीढ़ियाँ पढ़ी थी जो संवैधानिक विकास की सीढ़ियाँ हैं, जिनसे होकर धीरे धीरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान के मूल रूप को बनाया गया। इनकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हो गई थी, जब पहली बार वॉरेन हेस्टिंग के समय इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम कब पढ़ चुके हैं। इसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट करके एक एक्ट आया। इसके तहत 1773 में किए गए रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को सुधारा गया और इसी के साथ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट तक 1784 तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइएगा 1784 से आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1784 के बाद इस कड़ी में 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ। 1793 के चार्टर एक्ट को पास किया गया। अगर मैं बात करूं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में, तो इस चार्टर एक्ट में क्या खास बात थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो इसे उस समय हिंदी में और नियंत्रण परिषद कहा जाता था। ये नियंत्रण परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होती थी। एक तरीके से ये नियंत्रण परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल के एडवाइज़र या सलाहकार के रूप में भूमिका अदा करती थी। इसके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए गवर्नर जनरल उस समय बाध्य हुआ करते थे। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये अधिकार दे दिया गया कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद के द्वारा दिए गए निर्देशों या सुझावों को पलट सकता था। मेरा कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई बाउंडेशन या कोई प्रतिबंध नहीं थे गवर्नर जनरल के ऊपर अब कि उसे नियंत्रण परिषद के द्वारा दिए गए सुझाव या उसके द्वारा कुछ निर्देश जो दिए जाते थे उनका अनुकरण या पालन करना होता है। अब ये चाहता तो ये उनके द्वारा दिए गए सुझावों को पलट भी सकता था। मतलब इसके ऊपर गवर्नर जनरल के ऊपर नियंत्रण परिषद की बाध्यता को अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। सेकंड, नियंत्रण परिषद के सदस्यों को जो सैलरी, जो वेतन या इनके जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते थे, इससे पहले इनके वेतन और खर्चों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी इनको ये पेड करती थी। लेकिन पहली बार इस चार्टर एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई कि जो नियंत्रण परिषद के जो सदस्य हैं उनका वेतन और उनके खर्चे का भुगतान अब इंडियन रिवेन्यू या हिंदी में भारतीय राजस्व में से किया जाएगा। अब इनका वेतन और इनके जो भी खर्चे थे उनका भुगतान भारत के राजस्व या भारत के रिवेन्यू से होने लगा और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन की इनके प्रति जो कार्य प्रणाली थी, इनको सैलरी या एक्सपेंसेस देने की, उसे पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया और इनके वेतन और खर्चों का अतिरिक्त बोझ भी भारत के राजस्व के ऊपर डाल दिया गया। आई होप कि आपको 1793 का चार्टर एक्ट समझ आया होगा। दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, 1793 के बाद जो अगला अधिनियम पास हुआ वो 1813 में पास हुआ। देखिए, हम पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तब उससे ने एक शाही फरमान प्राप्त किया था। इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा उसे ब्रिटेन की महारानी द्वारा जारी किया गया था। ये शाही फरमान या मैग्ना कार्टा क्या था? देखिएगा, अगर मैं बात करूं मैग्ना कार्टा की, तो इस मैग्ना कार्टा के तहत ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अनुमति पत्र दिया था, और इस अनुमति पत्र की एक वैधता होती थी। सामान्यतः इसकी वैधता 20 वर्ष के लिए होती थी, और 1813 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की जो अनुमति मिली थी, उसकी डेडलाइन धीरे धीरे आने लगी, वो टाइम पीरियड ख़त्म होने लगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? इसके तहत कंपनी के भारत में व्यापार करने के लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा, इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब ये हो गया कि और 20 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, और इसके लिए उसने वैधानिक अनुमति ले ली। किससे? इंग्लैंड की महारानी से। हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट में एक घोषणा की गई, और वो ये घोषणा की गई कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था, जो उसका मोनोपोली थी कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है, उस मोनोपोली को बनाए रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ तो व्यापार करने की आज्ञा दे दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत को छोड़कर और किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार करने की अनुमति या परमिशन नहीं दी गई। हाँ, भारत के अलावा चीन के साथ उसे 20 वर्ष तक कुछ कंडीशंस के साथ चाय के व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चार्टर एक्ट के तहत और क्या किया गया? इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के लिए यह व्यवस्था की गई कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, और भारत के साथ चीन के साथ कुछ एक सीमित शर्तों के साथ व्यापार करने की आज्ञा है। इसके साथ विश्व के और भी किसी देश के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बाउंड या प्रतिबंधित कर दिया गया। वो किसी और के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। इसी के साथ साथ जो 1813 का जो चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम आया था, इसके तहत ब्रिटिश नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। याद रखिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और भारत में इन्हें व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से परमिशन लेने की आवश्यकता थी, और उस समय इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध बहुत ही ज़्यादा होते थे। लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी या कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति जो कि कंपनी के थ्रू भारत में आया है, उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया 20 साल के लिए, भारत के साथ साथ चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति, बाकी देशों के साथ प्रतिबंध, और ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद दूसरा जो चार्टर एक्ट इसके बाद जो पास हुआ, जो कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया, उसे 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं, 1833। देखिएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ये क्या था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत और पहली बार क्या किया गया? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। बिल्कुल सही है। इस चार्टर एक्ट के तहत और कंपनी के जो भी भारत में कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी,
व्यापारिक जो अधिकार थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अगर कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को ही समाप्त कर दिया गया तो अब कंपनी भारत में क्या करेगी? कंपनी अब भारत में ब्रिटेन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत और नियंत्रण करने का काम करेगी। तो यहाँ तक आते आते और बेसिकली इस चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी के कार्य थे उनको काफ़ी हद तक लिमिटेड कर दिया गया और अब उसका काम खाली ब्रिटेन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर भारत पर नियंत्रण करना था। उसके सारे के सारे कमर्शियल राइट्स या व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त। दूसरा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या व्यवस्था की गई कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसे कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस क्षेत्र को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया और चूंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल तक सीमित नहीं थी तो उसी पोस्ट को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। हम इसके बारे में हिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया और विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक रहे हैं विलियम बेंटिक। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा, बाल हत्या और काफ़ी समाज में फैली हुई सोशल इविल्स या सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम किया। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं विलियम बेंटिक, तो आपको पहले ही पता है कि गवर्नर जनरल के नीचे और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या एक नियंत्रण परिषद काम करती थी। ये नियंत्रण परिषद गवर्नर जनरल को एडवाइस या सलाह देने का काम करती थी। इस चार्टर एक्ट के तहत जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद रखिएगा, जो आपका क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या हिंदी में जिसे हम नियंत्रण परिषद कहते हैं। नियंत्रण परिषद के सदस्य जो कि पहले थे उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के अब कितनी कर दी गई? 4। पहले जो 3 सदस्य होते थे, जो सलाहकार होते थे, अब उसमें एक सदस्यों को और शामिल कर दिया गया और जो ये एक सदस्य था ये लो मेंबर या हिंदी में एक विधि अधिकारी था। विधि अधिकारी का मतलब वो व्यक्ति जिसे कानून की नॉलेज बहुत ही क्या होती थी? ज़्यादा। कई बार गवर्नर जनरल को कुछ कानूनी सलाह लेने की भी ज़रूरत होती थी और इसके लिए उसे एक कानूनी विशेषज्ञ की ज़रूरत होती थी। यही रीज़न है कि 3 के साथ एक लो मेंबर या विधि अधिकारी को और शामिल किया गया और ये सदस्य संख्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की 3 से बढ़कर के कितनी हो गई? 4। और याद रखिएगा कि इस नियंत्रण परिषद में एक विधि अधिकारी को शामिल किया जाए, इसकी सिफारिश लॉर्ड मैकाले ने की थी। तो याद रखिएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले की सिफारिश पर और नियंत्रण परिषद में एक लो मेंबर या विधि अधिकारी को शामिल किया गया और अब इनकी संख्या 3 से बढ़कर के कितनी हो गई? 4। यही था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। आपको समझ आया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। चलिए, 1853 के चार्टर एक्ट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर अधिनियम पास हुआ वो पास हुआ 1853। देखिएगा, 1853 का जो चार्टर एक्ट या जो चार्टर अधिनियम पास हुआ, इस चार्टर अधिनियम के तहत और पहली बार एक कमेटी की सिफारिश की गई और इस चार्टर अधिनियम के तहत जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का नाम था मैकाले कमेटी या मैकाले समिति। लॉर्ड मैकाले के बारे में हम पूरे का पूरा हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे।
मॉडर्न डे का जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो सारी का सारा डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इतिहास का एक गुट आज भी इसे सबसे खराब समितियों में या सबसे खराब व्यक्तियों में कंसिडर करता है, जिसने भारत के इतिहास को ही बदल करके रख दिया। और बेसिकली इसके द्वारा बदले गए इतिहास को ही हम पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास आज भारत की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, और उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहे हैं मैकाले। इन्होंने बहुत बड़े शिक्षा सुधार या एजुकेशन रिफॉर्म्स भारत में किए थे। इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट से पहले मैकाले समिति की स्थापना की गई, और मैकाले समिति की स्थापना इसके लिए की गई क्योंकि कंपनी को उस समय रिक्रूटमेंट करनी होती थी, नियुक्तियां करनी होती थी, और कंपनी चाहती थी कि ये नियुक्तियां एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से की जाए, और इसी के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। और इस समिति ने सिफारिश की कि इसके बाद कंपनी में जो भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां होगी उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास करने वाले कैंडिडेट को ही कंपनी में उच्च पदों के ऊपर नौकरियां दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडियंस को, भारतीयों को और भाग लेने का अधिकार नहीं था। इंडियंस कैन नॉट पार्टिसिपेटेड इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये खाली ब्रिटिशर्स के लिए ओपन था, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उन्हें उच्च पदों पर क्या दी जाती थी? नौकरियां। और यही है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे चलेगा। इसके बाद और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। देखिएगा, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के पास होने के पीछे बैकग्राउंड में और आपकी पूरी की पूरी 1857 की क्रांति है। याद रखिएगा, इससे पहले आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, और उसी की बदौलत इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1858 में पास किया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली था क्या? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत और पहली बार और ब्रिटेन को 1857 की क्रांति के दौरान पहले ही ये पता लग गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो चीज़ें परफॉर्म कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। अगर भारतीयों में थोड़ी सी भी यूनिटी या एकता होती और वो एक साथ जुट करके और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ने का प्रयत्न करते, तो 1857 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बाहर हो जाती। उस समय कंपनी की स्ट्रेंथ लगभग 1 लाख थी। अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स हेवन था। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में रिवेन्यू जनरेट होता था जो ब्रिटेन की महारानी को जाता था। ब्रिटेन की महारानी को लगा कि अगर ये क्रांति थोड़ी सी भी सिस्टमेटिक होती तो इतना बड़ा पैसा जो यहाँ से जा रहा है वो रानी को मिलना बंद हो जाता। यही रीज़न था कि रानी ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया, और वो स्ट्रिक्ट डिसीजन क्या था कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को भारत में समाप्त कर दिया। कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया। 1858 में कंपनी का शासन भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और कंपनी की तरफ से पूरे की पूरी जो भारत की सत्ता की बागडोर थी उसे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया गया। और बेसिकली यही वो टाइम पीरियड था जिस समय से भारत स्लेव या गुलाम हुआ। 1858 तक हम गुलाम नहीं थे, कंपनी यहाँ पर रूल करती थी लेकिन हम गुलाम नहीं थे। भारत में गुलामी की शुरुआत ताज के शासन से हुई, और ताज के शासन का मतलब है कि अब इंग्लैंड की महारानी ही सीधे भारत पर रूल करने लगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से क्या जाना पड़ गया? वापस। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से वापस जाती है
तैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, उस गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायस रॉय की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के पद को अब कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? वायस रॉय में। और याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। ये वो टाइम पीरियड था जब भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया था, और 15 अगस्त 1947 तक जब तक भारत गुलाम रहा है तब तक भारत में क्या बने हैं? वायसराय। और याद रखिएगा, पहले वायसराय थे वो कौन थे आपके? वो आपके थे कैनिंग। और इसी के साथ साथ सत्ता का हस्तांतरण हो गया, सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटेन की महारानी के अंडर आ। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक 15 सदस्य इंडियन काउंसिल भारतीय परिषद का भी गठन किया गया। ये भारतीय परिषद वो परिषद थी जो वायसराय के एडवाइजर के रूप में काम करती थी, सलाहकार के रूप में काम करती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल के अंडर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जो नियंत्रण परिषद जो बनाई गई थी उसकी समाप्ति कर दी गई, और उसके जगह पर 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद की स्थापना कर दी गई। लेकिन भारतीय परिषद की स्थापना करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि भारतीयों को कुछ अधिकार दे दिए गए या वो वायसराय से अपनी बात मनवाने में सक्षम थे। ये खाली एक नाम मात्र की परिषद थी। इसमें 8 सदस्य 15 के 15 भारतीय होते थे, लेकिन 7 मेंबर्स को ब्रिटेन द्वारा नॉमिनेट किया जाता था और 8 मेंबर्स भारतीय नॉमिनेटेड होते थे। तो इस तरीके से ये खाली एक नॉमिनल काउंसिल थी, नाम मात्र की संस्था थी जो दिखाव के लिए बनाई गई थी। बाकी इसके पास अधिकार या राइट कुछ भी नहीं थे। सारे के सारे जो राइट्स थे वो बेसिकली किसके पास होते थे? वायस रॉय के पास। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन को इसी तरीके से बनाए रखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास माइंड अप। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।